Good morning, students. Today we will start with the next chapter of our English, that is, we will not afraid to die if we can all be together. This is a story of one family in which they said that if the whole family gets together, then they will not afraid to even die. This is a story about a family who goes on a voyage. Voyage means a journey on a ship, and during the whole journey they have to face a lot of troubles, and while facing their troubles only, they said that during their trouble, if they are all together if they were all together, then they were not even afraid to die. So we'll begin with our chapter. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round-the-world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. ये कब की बात है? जुलाई 1976 की बात है, जब ऑथर, उसकी वाइफ मैरी, उसका बेटा जॉनथन जो 6 साल का था, उसकी डॉटर सुजेन जो 7 साल की थी, इन्होंने अपनी जो जर्नी थी वो इंग्लैंड प्लायमाउथ से स्टार्ट की और ये सेम जर्नी करना चाहते थे पूरे वर्ल्ड की वोयाज से. वोयाज मीन्स एक जर्नी जो शिप या स्पेस के थ्रू की जाए. तो इन्होंने शिप के थ्रू ये जर्नी की, जो कि करीब 200 साल पहले जेम्स कुक ने क्या किया था, इसने वाइल शिप से पूरे वर्ल्ड को एक नए नए रास्ते खोजे थे और उसकी जर्नी की थी. तो ये जो फैमिली थी ये भी सेम जर्नी को, सेम पाथ को फॉलो करना चाह रही थी और पूरे वर्ल्ड को इसी तरीके से घूमना चाहते थे थ्रू वोयाज. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honoring our seafaring skills in British waters. तो इसमें उन्होंने क्या बताया कि बहुत समय से मैरी, उसकी वाइफ, एंड आई, जो ऑथर है वो, जो ऑथर कौन है, एक 37-year-old बिजनेसमैन, इन दोनों ने क्या सपना देखा था कि ये पूरा जो वर्ल्ड है उसको एक्सप्लोर करना चाहते थे, मतलब उसकी खोज करना चाहते थे. और लगातार 16 साल से ये जो अपना फ्री टाइम था, जो अपना फेवरेट पास टाइम उनका क्या था, कि ये जो सी फेयरिंग स्किल्स है, सी फेयरिंग स्किल मीन्स इम्प्रूविंग ट्रेवलिंग, सी फेयरिंग मीन्स सी में ट्रेवल करना. तो इन स्किल्स को अपने इम्प्रूव कर रहे थे कि किस तरीके से वो सी में जाके प्रॉपर तरीके से जर्नी कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी, ये सारी चीजों के ऊपर वर्क कर रहे थे और उन स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे थे ब्रिटिश वाटर्स में. ब्रिटिश मीन्स इंग्लैंड में जो ओशियन था उसमें. आर बोट वेव वॉकर, इनकी बोट का नाम क्या था, वेव वॉकर. Our boat, Wave Walker, a 23-meter, 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we can find. इनकी बोट का नाम क्या था, वेव वॉकर. अब इनकी बोट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इनकी जो बोट थी इट वॉज 23 मीटर्स, उसमें इतना था कि वो 30 टन, उसमें जो वुडन हल्ड था, वुडन हल्ड मतलब जो आउटर बॉडी थी शिप की, वो किससे बनी हुई थी, वुड से बनी हुई थी, और उसको एक प्रोफेशनली तरीके से बनाया गया था. उसको महीनों लगे थे प्रॉपर तरीके से फिट करने में. इवन उसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट भी किया गया था हर वेदर में, और खराब से खराब वेदर में भी उसको टेस्ट किया गया था, क्योंकि मान लीजिए इन अ जर्नी अगर ऐसा कोई वेदर आ जाता है या बुरा वेदर आ जाता है तो वो शिप उसको फेस कर सके, इसलिए उसको प्रॉपर तरीके से टेस्ट भी किया गया था. The first leg of our plan 3 years. Leg means first phase या first part, पहला चरण. The first leg of our plan 3 years, 1,500 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. इन्होंने अपनी जर्नी इंग्लैंड से स्टार्ट की थी और जो इनका फर्स्ट फेज था वो 1,05,000 किलोमीटर्स ट्रेवल करने के बाद ये कहाँ पहुंचे, केप टाउन में पहुंचे. यहाँ तक कि उनकी जर्नी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, प्लीजेंट तरीके से हो गई. There, before heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Virgil and Swiss Herb Sigler, to help us to tackle one of the world's toughest sea
रफेस्ट सी द सदर्न इंडियन ओशन। अब क्या हुआ, जैसे ये केप टाउन पहुंचे तो उन्होंने वहां 2 क्रूमैन अपॉइंट किए। क्रूमैन कौन थे, जो इनकी आगे शिप चलाने में हेल्प कर सकते थे वो। इन 2 क्रूमैन का नाम क्या था, एक लैरी था जो अमेरिका से था और दूसरा हर्ब था जो स्विट्जरलैंड से था। तो ये दोनों क्या, क्योंकि इनको अब आगे जो सदर्न इंडियन ओशन में ट्रेवल करना था, और जो सदर्न इंडियन ओशन है ऐसा माना जाता है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो वर्ल्ड का सबसे रफेस्ट सी है ये। तो इसलिए इन्होंने इन 2 क्रूमैन को अपॉइंट किया था कि इस रफेस्ट सी में ट्रेवल करने के लिए जो 2 क्रूमैन थे वो उनकी हेल्प कर सके। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। Our second day out of the Cape Town, we begin to encounter strong gales. Gales means wind. अब जैसे ही इनका सेकेंड डे स्टार्ट हुआ इनकी जर्नी का, जब ये केप टाउन जाने के लिए इन्होंने चलना स्टार्ट किया तो इनको जो स्ट्रॉन्ग विंड्स मिलना स्टार्ट हुई। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स दे ब्लू कंटिन्यूअसली। गेल्स डिड नॉट वरी मी। अब कुछ समय तक, कुछ महीनों हफ्तों तक ये जो विंड थी कंटिन्यूअसली ऐसे ही चल रही थी, लेकिन ऑथर को उससे कोई भी टेंशन नहीं हुई। बट द साइज ऑफ द वेव्स वर अलार्मिंग अप टू 50 मीटर्स एज हाई एज देयर मेन मास्ट। अब जो वेव्स की साइज थी, वेव्स मीन्स लहरों की जो साइज थी वो इंक्रीज होने लगी थी 15 मीटर्स तक। 15 मीटर्स मीन्स उनकी जो शिप का जो अपर मोस्ट पार्ट था दैट, उस हाइट तक उनकी जो वेव्स थी वहां तक पहुंचने लगी थी। December 25 found us 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब December 25 आ गया, दैट मीन्स ऑन अ डे ऑफ क्रिसमस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन डिस्पाइट Autrocious means bad weather. We had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. अब December 25 को 3500 किलोमीटर जर्नी की पास करने के बाद ये ईस्ट ऑफ केप टाउन पहुंचे। इतना बुरे वेदर होने के बाद भी इन्होंने एक वंडरफुल हॉलीडे स्पेंड किया और एक प्रॉपर तरीके से अच्छा सुंदर सा क्रिसमस ट्री डेकोरेट किया और क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर्स डे शो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर बट वी रीजन दैट it had to be changed soon and it did change for the worse। अब क्रिसमस के बाद न्यू ईयर डे भी आ गया, लेकिन जो वेदर की कंडीशन थी वो सेम थी। इनको उम्मीद थी कि अब जो वेदर है वो आने वाले समय में चेंज हो जाएगा, एंड चेंज हुआ भी। लेकिन चेंज कैसा हुआ, अच्छे में चेंज नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा बुरी कंडीशन वेदर की हो गई, वेदर और ज्यादा बुरा हो गया। At dawn on January 2, the waves were gingatic. Gingatic means big size. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling toward us, and the scream of the wind spray are painful to the ears. अब जैसे 2 जनवरी को जो वेव्स थी, जो लहरें थी, वो और ज्यादा बड़ी साइज में आने लगी, और ज्यादा बड़ी बड़ी लहरें आने लगी। इवन जो हवा थी वो भी बहुत ज्यादा तेजी से चलने लगी, जो विंड थी उसकी बहुत ज्यादा स्पीड में वो चल रही थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी शिप में जो कपड़ा लगा हुआ था, इवन इन्होंने अपनी शिप को प्रॉपर तरीके से पूरी हर एक चीज को प्रॉपर में आपस में बांध दिया, पूरी हर चीज की गठाने बांधी, जिससे कि जो यहाँ का वहां ना हो। इसके बाद भी जो हवा की जो आवाज थी, जो पेनफुल वॉइस था बहुत तेज हवा चलने की, तो इनके कानों में बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। To slow the boat down, we dropped the storm jib and lashed a heavy mooring rope in the loop across the stern. Then we double lashed everything, went through a live raft drill, attached lifelines, droned out skins and the jacket and the weighted. इसके बाद इनकी बोट में जितना भी सामान था, इन्होंने पूरा सामान अच्छे तरीके से बांध दिया, जिससे कि लहरों के आने की वजह से या हवा के चलने की वजह से जो बोट यहाँ वहां हिल रही थी उससे सामान ना गिरे। बल्कि इनको समझ में आ रहा था कि अब कंडीशन और बुरी होने वाली है, तो इनके साथ जो अपना ये सामान रखे हुए थे जिससे कि वो अपनी लाइफ सेव कर सकते थे, जैसे कि लाइफ जैकेट थी या वाटर प्रूफ ऐसा और भी कुछ पहनने के लिए रखे हुए थे, या जितनी भी सारी ये चीजें रखे थे, इन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए वो सारा इन्होंने पहनना स्टार्ट कर दिया और अपने आप को सेव करने के लिए इन्होंने अपने आप को रेडी कर लिया। और जो आने वाली और बुरी कंडीशन थी उसका वेट करने लगे कि अब आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा बुरी कंडीशन होने वाली है।
The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. अब क्या था? ominous silence means बहुत ज्यादा सन्नाटा हो गया. तो अब इनको क्या समझ में आने लगा? कैसा सन्नाटा? जैसे कि मान लीजिए, अब कहते हैं ना कि तूफान के आने के पहले की शांति है, इसी तरीके का एक सन्नाटा था. और सबसे पहला जब बहुत बड़ा डिजास्टर इनके सामने आया, इट वॉज अबाउट 6 p.m. The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a roaring roar and an enormous cloud towards after all the ship. अब क्या हुआ? बहुत तेज तेज हवा चल रही थी. इवन जो आसमान में जो स्काई थी वो एकदम काले बादल छा गए थे. बहुत तेज गरजने की आवाज आ रही थी. उन्होंने क्या देखा कि बहुत बड़ा बादल इनकी शिप की तरफ चला आ रहा है. विथ हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन. और उतना ज्यादा डरने के बाद जब उन्होंने ध्यान से देखा तो इनको क्या दिखाई दिया कि जो बादल इनकी तरफ आ रहा था वो बादल नहीं है, बल्कि वो बहुत बड़ी लहर है जो इनकी तरफ आ रही थी. और वो इतनी बड़ी लहर थी कि इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी लहर कभी भी नहीं देखी थी. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves with a frightful breaking creased. अब क्या हुआ? अब जो वो आके जैसे ही इनकी तरफ टकराई तो इनकी जो वेव्स, जो शिप थी वो पूरे तरीके से हिल गई. इनकी जो शिप में पूरे तरीके से पानी भरने लगा और जो शिप थी वो ओशन के बिल्कुल लेवल से आ गई कि अगर थोड़ा ही कुछ और होता तो इनकी शिप क्या होती? पानी में डूब जाती. The roar increased to a thunder as a stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. But then a tremendous explosion shook the deck. A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I were aware of flying overboard and sinking below the waves. अब क्या हुआ? अब जो हवा थी वो और तेज चलने लगी, और ज्यादा लहरें आने लगी, जिससे कि इनकी जो बोट थी, सामान यहाँ वहां टकराने की वजह से जो बोट थी उसमें भी क्या हो गए? पानी छेद होगा. जो पानी था वो अंदर भरना स्टार्ट हो गया. अब जो बोट में पूरे तरफ जो समुद्र का ग्रीन और व्हाइट वाटर था वो दिखने लगा. ऑथर भी बहुत ज्यादा यहाँ वहां टकराने की वजह से इंजर्ड हो चुका था, लेकिन फिर भी जो शिप का उस व्हील था उसको प्रॉपर तरीके से वो मैनेज किए हुए था, प्रॉपर तरीके से चल रहा था. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग दैट एंड एज आई वर लूजिंग अनकॉन्शियस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. और ऑथर ने क्या मान लिया था कि बस अब तो उसकी डेथ होने वाली ही है, और वो पूरे तरीके से अनकॉन्शियस हो चुका था कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था. उसने क्या सोचा था? वो मरने वाला है, और उसके अंदर एक अलग सी अजीब सी शांति पूरे में छा चुकी थी. Unexpectedly, my head popped out of the water a few meters away. और जो राइटर्स था वो पूरा पानी के अंदर जाके डूब चुका था. लेकिन सडनली उसने क्या देखा? उसका जो फेस है, उसका जो हेड है वो वाटर के बाहर निकल रहा है. A few meters away, wave walker was a near capsizing. Her mast almost horizontal. Then the wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guardrails and sailed through the air into the wave walker's main boom. Subsequently, waves tossed me around the deck like the rag dolls. My left rib cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow, I found the wheel, lined up the strain for the next wave and hung on. अब लेकिन unexpectedly क्या हुआ? उसने देखा कि उसका जो हेड है वो पानी से बाहर आ रहा है. फिर एक दूसरी बहुत तेजी से विंड आई, जिससे जो बोट थी वो क्या हो चुकी? सीधी हो गई. तो सीधे होने की वजह से क्या था? और इन लोगों ने क्या किया? अपना किसी चीज के सहारे से ये बिल्कुल कॉर्नर पर पहुंच गए बोट के, जिससे क्या हुआ? उसकी बोट का पानी भी बाहर आ गया, और जो उनकी लाइफ क्या हो गई वहां से? अब डॉक्टर को समझ में आने लगा कि उसकी लाइफ क्या हो जाएगी? सेफ हो जाएगी. लेकिन रैग डॉग मीन्स, रैग डॉल मतलब होता है कि पुराने फटे कपड़ों से बनी हुई गुड़िया. तो रैग डॉल की तरीके से ऑथर की कंडीशन हो चुकी थी, बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, क्योंकि यहाँ वहां टकराने की वजह से उसके वो पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका था. उसके जो कपड़े थे वो भी पूरे तरीके से फट चुके थे. उसकी जो रिब्स थी उनमें क्रैक आ गए थे. उसके पूरे मुंह में खून भर चुका था. इवन उसके जो दांत थे वो भी पूरे तरीके से टूट चुके थे. लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करी और अपने आप को सेव किया. वाटर एवरीवेयर. आई कुड फील दैट द शिप हैड
water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. अब पूरे तरफ उसको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, लेकिन वो शिप के व्हील को पकड़े हुए था, जिससे कि जो शिप है वो प्रॉपर तरीके से अपने डायरेक्शन में चल सके. Suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. Suddenly जो उसका सामने का डोर था वो ओपन हुआ और उसकी वाइफ मैरी वहां पर आई. We were sinking, she screamed. उसने चिल्लाना स्टार्ट किया कि हम डूब रहे हैं. The deck was smashed. We were full of water. उसने क्या कहा, जो शिप है उसमें पानी भर चुका है और हम पूरे पानी में हो चुके हैं और अब हम सिर्फ डूबने ही वाले हैं. टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्ड फॉर द हैच. मैंने फिर उसके जो हॉटर थे उसने अपनी वाइफ से क्या बोला कि अब तुम्हें शिप का व्हील पकड़ो और इस शिप को चलाओ जब तक कि मैं इस डोर को जाकर अंदर में देखकर आता हूँ. लैरी एंड हर्ब वर पुशिंग लाइक मैडमैन. लैरी और हर्ब कौन थे, वो दो क्रूमैन थे जो इसने अपने साथ लेकर गया था. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard side bulged towards. Cloth, crockery, chairs, tins, toys sloshed about in deep water. अब जितना भी सामान उनकी शिप में था, चाहे वो यूटेंसिल्स हो, बर्तन हो, चाहे टॉयज हो, चाहे घर का क्रॉकरी हो या चार्ट्स हो, जितनी भी चीजें थी वो सब यहाँ की वहां बिखर चुकी थी. जो शिप की कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी. I half swam, half crawled into the children's cabin. आधा डूबता हुआ, पैरों से घिसटता हुआ जो ऑथर था वो अपने बच्चों की कैबिन में पहुंचा. आर यू ऑल राइट? ऑथर ने बच्चों से क्या पूछा कि तुम लोग सही तरीके से हो. I asked. Yes, they answered from the upper bunk. तो बच्चों ने क्या किया था, वो सबसे अपर वाला जो पोर्शन था वो उसमें पहुंच चुके थे और उन्होंने क्या आंसर दिया कि that they were all right. But my head's hurt a bit after I said Sue, pointing to the big bump over her head. लेकिन जो सुजैन थी, सू थी, उसकी डॉटर थी, उसने क्या बोला कि मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उसके सिर में एक चोट भी लगी हुई थी जिसकी वजह से वहां पर स्वेलिंग आ गई थी. आई हैड नो टाइम टू वरीड अबाउट बम्प्ड हेड. लेकिन जो ऑथर था उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उससे ज्यादा उसकी जो सिर में स्वेलिंग थी उससे ज्यादा टेंशन वाली चीज क्या थी कि शिप डूब रही थी और शिप को डूबने से बचाना था. जो हेड में स्वेलिंग थी वो तो फिर भी ठीक हो सकती थी. आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, फिर राइटर ने क्या किया, एक हैमर ढूंढा, स्क्रू ढूंढा और कैनवास ढूंढा. कैनवास मीन्स एक कपड़े तरीके का. आई, जो कि डूबे ना. आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक with the starboard side bashed open. We were taking water with each waves that broken over us. If I couldn't make some repairs, we would surely सिंक. तो अब राइटर ने क्या कहा कि मुझे अब जितने भी उस शिप में छेद हो चुके थे उन सारे छेदों को क्या करना था, बंद करना था. क्योंकि अगर उन छेदों को बंद नहीं किया तो उन होल्स में से जो वाटर है वो अंदर आएगा और डेफिनेटली जो शिप है वो डूब जाएगी. तो ऑथर ने क्या कहा, सबसे पहला मुझे काम क्या करना है कि इन होल्स को बंद करना है जिससे कि ये वाटर है वो डायरेक्टली अंदर ना आ पाए और हम डूबने से बच जाए. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch over across the gliding holes. तो अब राइटर ने क्या किया, जो कैनवास था और एक और जो वाटरप्रूफ कपड़ा था उसने उन सारे होल्स जितने थे उनमें लगाना स्टार्ट किया. आफ्टर सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड. जिससे क्या हुआ, कुछ वाटर तो अंदर आ रहा था लेकिन बहुत ज्यादा जो अमाउंट का वाटर था उसने वो अपना उससे टकराकर वो जो वाटर था वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता था. More problems arose when our hand pump started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. अब और ज्यादा प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई, जब उनका जो हैंड पंप था शिप का वो खराब हो गया और जो इलेक्ट्रिक पंप की जो मोटर थी उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया. The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestry sail, the zip, the dringes and the main एंकर. अब जब क्या था, जब राइडर को क्या समझने को पता चला कि जो हैंडपंप है वो खराब हो चुका, जो मोटर है वो भी खराब हो, उसमें भी शॉर्ट सर्किट हो चुका है. तो अब जो पानी है वो फिर से अंदर आना स्टार्ट हो गया. ये इनकी शिप थी वो डूबने लगी. तो अब राइटर को क्या याद आया कि इनके पास एक एक्स्ट्रा जो हैंडपंप है स्पेयर में, लेकिन वो अंदर रखा हुआ था. तो राइटर ने समहाउ मैनेज करके अंदर गया जिससे कि वो हैंडपंप को बाहर ला सके.
Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. फिर उसको क्या याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप भी है, लेकिन वो कहाँ पर है? अंदर चार्ट रूम के फ्लोर पर. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. और फिर कैसे मैनेज करके राइटर उस इलेक्ट्रिक पंप को भी लेकर आया और उसने उसको बाहर लगाया और उसने थैंक्स बोला कि चलो एटलीस्ट ये जो पंप है ये वर्क कर रहा है और हम इससे अपनी सेव कर सकते हैं. द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली cold routine of pumping, steering and working the radio. We were getting no replies to our midday calls, which are not surprising in this remote corner of the world. अब रात हो चुकी थी, पूरे तरफ सिर्फ सन्नाटा था, जो बहुत ज्यादा ठंड भी थी, बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी और जो ऑथर है वो अपना काम में लगा हुआ था, किसी तरीके से शिप को मैनेज कर रहा था. इवन रेडियो पर भी मैनेज करने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से वो कहीं जो लोग कहीं बाहर के लोगों से कांटेक्ट कर सकें कि वो लोग आके उनकी हेल्प कर सके. लेकिन इतना वो आउटर एरिया में थे, इतना बाहर रिमोट एरिया कॉर्नर मीन्स वर्ल्ड के इतने आउटर एरिया में थे कि वहां से इजीली सिग्नल नहीं मिल रहा था और सिग्नल मिलने की वजह से उनका जो मैसेज था वो दूसरों तक नहीं पहुंच पा रहा था. Sue's head had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes and now she showed up और डीप कट ऑफ हर आर्म. अब जो शू थी, उसकी जो बेटी थी, उसको बहुत ज्यादा लगी हुई थी. तो अब क्या हुआ, उसके सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, उसकी आईज एकदम से ब्लैक पड़ने लगी और उसने दिखाया कि उसके आर्म्स में भी कट लगे हुए हैं. When I asked why she hadn't made more of their injuries before this, she replied, I don't want to worry you when you were trying to save us all. और जब ऑथर ने उससे पूछा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें इतनी ज्यादा चोट लगी हुई है, तो उसकी बेटी ने उससे क्या कहा कि मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी अपनी प्रॉब्लम बताकर, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है हम सबकी लाइफ को सेव करने में. तो इससे जो क्या समझ में ऑथर को समझ में आया कि उसकी 7 साल की बेटी इतनी मैच्योर थी कि उसको अपने फादर की प्रॉब्लम समझ में आ रही थी कि उसके फादर ऑलरेडी जो इतना ज्यादा परेशान है वो उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताकर और ज्यादा परेशान ना करे. I hope you understand this story till here. The next part of the story or the further story we will continue tomorrow. Today you will have your English test, so I hope you prepare your first chapter and the articles. Good luck for your exam. Give your exam in a proper manner and don't exceed the word limit of your answers. Write the answers according to the marks. Okay, so good luck for your exam. All the best. Thank you.